जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 71। आज के लेक्चर हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है क्योंकि आई कैप का एक मॉडर्न चैप्टर टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसकी केस स्टडीज़ को हमने सीखना है कि एग्जाम में किस तरीके से केस स्टडी वो हमसे पूछता है और हमने इसको आंसर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए एक अहम लेक्चर होने जा रहा है कंफर्मेशन की केस स्टडी सीखने के हवाले से। ठीक है, केस स्टडी को पहले हमने डिस्कस करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज के कंसेप्ट कंपैरेटिवली कल की निस्बत इजी है। ठीक है, तो इसमें आज में जो अहम चीज होगी हमारी सीखने वाली वो होगी हमारी केस स्टडीज। ठीक है जी, लेकिन उससे भी पहले आपको पता है हम क्विज कंडक्ट करवाया करते हैं। क्विज आपका एक आधे मिनट में रेडी होने वाला है, थोड़ा सा इसमें डिले है। अभी लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, तब तक पास कीजिएगा जी। लिंक शेयर कर दिया गया है, क्लिक कर लिया आपने लिंक पे, तैयार है, स्टार्ट करेंगे इस। चलिए जी, सबसे पहले CRN लिखना ना भूलिएगा वरना प्राइज के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किधर है, डिस्प्ले नहीं आ रहा जी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जी, इंफॉर्मेशन में आपको नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशंस बता रहा है इनडायरेक्टली, और जो पूरी हो रही है कि वायलेट हो रही है, तो क्या करना चाहिए? नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है जी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये टाइप 2 कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, जिसमें हम बैलेंस मेंशन नहीं करते। फायदा क्या होता है इसका? हाँ जी, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि अब कस्टमर को बैलेंस वेरीफाई करना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट। जी, कंफर्मेशन लेटर सेंड किया लेकिन वो वापस आ गया अनडिलीवर्ड, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, एक काम जो आपने प्रैक्टिस में हरगिज नहीं करना, हरगिज नहीं करना प्रैक्टिस में, वो क्या है? सेंड कंफर्मेशन टू डिफरेंट सप्लायर इंस्टेड। जिस प्रॉब्लम, जिस आइटम में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, उसको आपने चेंज नहीं करना, उसी को तो ढूंढने के लिए हम अपॉइंट हुए। ठीक है, तो अपनी जिंदगी आसान करने के लिए बाज़ औक़ात प्रैक्टिस में कुछ लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट आइटम सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमने रीजन को इन्वेस्टिगेट करना है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, क्यों रिस्क ऑफ फ्रॉड? फेक हो सकता है। क्लाइंट ने कहा डिस्पैच कब का है? दिसंबर 30 का। क्या करना चाहिए इसको? गुड डिस्पैच नोट की डेट हम किस लिए देखते हैं? कि कंफर्म करने के लिए किस मंथ की सेल है। अगर गुड डिस्पैच नोट की डेट दिसंबर के मंथ की हो,
दिसंबर की सेल है, और अगर जनवरी की हो तो जनवरी की सेल है। तो यहाँ पे हमने यही करना है, वेरीफाइड डिस्पैच रिकॉर्ड, ताकि पता चले दिसंबर में रिकॉर्ड होनी चाहिए या जनवरी में। जी, कस्टमर ने कहा भैया चीजें तो हमने काफी अर्सा पहले ही वापस कर दी हैं, अब क्या आईटी को करना चाहिए? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस डिस्क्रिपेंसी को, और पॉसिबल मिस स्टेटमेंट देखनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में पॉसिबल मिस स्टेटमेंट इसमें क्या हो सकती है जी? हाँ, किसी और के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी उसमें फॉर एग्जांपल, या और क्या हो सकता है, रिकॉर्ड ही नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं की, यानी मिस एप्रोप्रिएशन भी तो हो सकती है कि उसने चीजें वापस की थी, हमारा इन्वेंटरी मैनेजर जो है उसने रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, उन चीजों को बेच दिया, फ्रॉड भी हो सकता है इसमें। इसमें अहम चीज आपकी होगी कि कंफर्मेशन की टाइप कौन सी थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सी टाइप है ये? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में अगर रिस्पॉन्स ना आए तो क्या करते हैं? अल्टरनेटिव। शाबाश। कंफर्मेशन आई और अनसिक्योर्ड ईमेल अकाउंट से थी, ये जो ओपन हॉटमेल जीमेल वगैरह होता है ना, ये अनसिक्योर्ड हम इनको बोलते हैं। आप पासवर्ड वगैरह लगाते तो होंगे, लेकिन हैकर्स के लिए इसको थोड़ा बड़ा आसान है। एक लिंक पे क्लिक करें आप, कोई जो उसने भेजा होगा, आपका अकाउंट हैक हो जाता है। जी, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स एंड इंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन। ईमेल में हम ये चेक करते हैं, सोर्स देखते हैं ऑथेंटिक है कि नहीं, और जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये देखते हैं ये भी सिक्योर्ड होना चाहिए, इसमें कोई हैकिंग का चांस नहीं होना चाहिए, या मिनिमम चांस होना चाहिए। जी हाँ, रिक्वेस्ट रिटर्न कंफर्मेशन करनी चाहिए, ठीक है। डी क्यों हो रहा है? हाँ, विदाउट रिक्वेस्ट आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, पहले रिक्वेस्ट करेंगे उसको। 9 क्वेश्चन। फॉलोअप के बावजूद रिस्पांस नहीं आया। फॉलोअप का मतलब पता है क्या था? रिमाइंडर लेटर सेंड करना, रिमाइंड करवाना। इजी है ये, लेकिन इसमें अहम चीज जो उसने सिखाई है वो क्या है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर की एग्जांपल्स भी दी है, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस, गुड रिसीट नोट। कैसे डिसाइड?
जी ए और सी में आप शायद, अच्छा नहीं, ए के ट्रैप में नहीं आए आप, गुड। स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव प्रोसीजर, न्यू कंफर्मेशन नहीं, हम रिमाइंडर भेज देंगे कि ऑलरेडी आपके पास कंफर्मेशन है। याद रखें, रिमाइंडर या फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जो पुरानी कंफर्मेशन भेजी है उसी के बारे में क्लाइंट को बताते हैं कि सर हमने ऑलरेडी भेजी है, नई कंफर्मेशन नहीं भेजते। तो ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाए। अच्छा, कैसे पता चलेगा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्वेश्चन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर में गुड रिसीट नोट लिखना है या गुड डिस्पैच नोट लिखना है, परचेज इनवॉइस लिखना है या सेल इनवॉइस लिखना है? हाँ हाँ, क्रेडिटर का केस होगा तो फिर आप गुड रिसीट नोट की तरफ जाएंगे और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स परचेज की तरफ। डेटर वाला केस होगा तो ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, कुछ स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, वो सारे प्रोसीजर गलत हो जाते हैं। हालांकि कंसेप्ट आता होता है लेकिन डेटर क्रेडिटर को मिक्स कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को मिक्स कर दिया। डिस्पैच से पहले ही सेल रिकॉर्ड कर दी, ठीक किया। करेक्ट, शाबाश। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डेटर ने बैलेंस कंफर्म किया, लोअर था। इंक्वायरी पे डेटर ने कहा भाई यार चीज़ें तो वापस कर दी और उसने रिटर्न नोट भी दिखा दिए, इसलिए तो बैलेंस लोअर था। क्लाइंट ने हमें वो नहीं दिखाए थे, क्या होगा? पोटेंशियल ओवर स्टेटमेंट हो, हाँ जी, क्योंकि ये रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया। सेल रिटर्न हो गई थी, कहानी क्या बन रही है, सेल रिटर्न हुई थी, क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, कस्टमर नेग्लिजेंस इन कंफर्मिंग करेक्ट, भाई कस्टमर कैसे नेग्लिजेंट, उसने तो बल्कि रिपोर्ट की ऐसा ही। लास्ट क्वेश्चन, नेगेटिव कंफर्मेशन से पहले कंट्रोल टेस्ट करना जरूरी है। हाँ जी, कंट्रोल टेस्ट करेंगे तो फिर कंफर्म होगा, रिस्क कम है कि हाई। जी बिल्कुल, पहले कंट्रोल्स को वैल्यूएट करना चाहिए। चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं हम अपने। जी शाबाश, फर्स्ट पोजीशन किन किया? फर्स्ट पोजीशन ऑनलाइन वाले बच्चा लगता है कोई, आज तो फिजिकल वाली भी आधी क्लास ऑनलाइन ही। सेकंड पोजीशन शाबाश, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स, सेवंथ, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। हाइब्रिड वाले आज पीछे रह गए हैं। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में जो स्टूडेंट बैठे हैं जरा किससे बात करवाइए, रूम नंबर 6 में भी बात करवाइए। जी भाई क्यों नहीं, आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्विज, तो फिर पोजीशन क्यों नहीं आई आपकी? अच्छा चले, कितनी पोजीशन है आपकी? 20th पोजीशन है, चले अच्छी है, मॉडरेट। जी ये फ्रंट पे रूम नंबर हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में, हाँ जी फ्रंट पे जो बच्चे बैठे हैं, हाँ जी इनसे बात करवाइए। जी भाई अटेम्प्ट किया आपने क्विज? जी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, अटेम्प्ट किया क्विज आपने? लेट आए थे, अच्छा चले, तो अटेम्प्ट नहीं किया, दरमियान में ज्वाइन कर लेते यार, हमें कोई मसला नहीं था। असल चीज तो ये है, हमने सीखना है, पार्टिसिपेट करना है। प्राइज तो मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छा है। चले नेक्स्ट टाइम लेट भी आ जाए ना तो पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब चलते हैं आपकी होम असाइनमेंट की तरफ। ठीक है जी, होम असाइनमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, वो मैं कोशिश करूंगा डिस्कशन के दौरान में शेयर कर दूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में नहीं एड्रेस कर सका तो आपने फिर बाद में पूछ लेना है लेक्चर स्टार्ट होने से पहले।
सबसे पहले बताइए कितने स्टूडेंट होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में की है? रिटन फॉर्म में की है, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन, गुड। क्वेश्चन 3, स्टेट द कंडीशन अंडर विच एन आइटम में सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। 4 नंबर है, कितनी कंडीशन है? 4 ही कंडीशन है, ठीक है। बस मुझे वो रिस्क वाली कंडीशन बता दीजिए, सिर्फ एक मेरे भाई, और रिस्क वाली कंडीशन बता दीजिए क्या थी, बस वही। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल इसका लो, और उससे अगली बात भी थी कोई, एंड आइटर हैज टेस्टेड कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, शाबाश बेहतरीन। और फिर उसके बाद एक लास्ट वाली भी थोड़ी सी मुश्किल थी, उसमें पेयर ऑफ वर्ड यूज होते थे, क्या था? ऑडिटर एंटीसिपेट्स या एक्सपेक्ट्स लो एक्सेप्शन रेट। लो एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? रेट का मतलब है परसेंटेज, एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? डिसएग्रीमेंट होना, शाबाश। और एक्सेप्शन रेट कब लो होता है और कब हाई होता है? 15% से कम हो तो लो, 15% से ज्यादा हो तो हाई। और ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर पता है? टोटल जितने लोगों को सेंड किया कंफर्मेशन लेटर, उसमें से जितनों का डिसएग्रीमेंट आया, वो एक्सेप्शन रेट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 जी, ये एक केस स्टडी है, कंफर्मेशन की पहली केस स्टडी। रिक्वायरमेंट में देखते हैं पूछ क्या रहा है। कह रहा है डिस्कस वेदर इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू यूज द नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर इन द अबव सिचुएशन। कह रहा है बताओ क्या नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा। अच्छा पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये लाजमी है हमारे जितने भी डेटास हैं, अगर हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन यूज करना है तो सब पे करें, और नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करना है तो सब पे करें, कि हम उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन करके, जिसे हमने स्ट्रैटिफिकेशन का नाम दिया था, हर क्लास का अलग अलग डिसीजन करेंगे? बताइए क्या बेहतर अप्रोच है? सबको इकट्ठा कर देना चाहिए कि क्लासेस बना के डिसीजन करना चाहिए? क्लासेस बना के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन की इजाजत है। एक ही ऑडिट में हम कुछ लोगों को पॉजिटिव और कुछ लोगों को नेगेटिव कंफर्मेशन भी सेंड कर रहे हैं। यही मतलब है ना आपके कहने का? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। You are the manager on the audit of Ghazi Power Limited (GPL), a gas transmission and distribution company, for the year ending 31st October 2011. On the company's request, your firm has agreed to complete the audit by 20th November 2011. अब ये देखे, ये डेडलाइन स्ट्रिक्ट आ गई ना, 31 अक्टूबर 20 नवंबर, स्ट्रिक्ट डेडलाइन नोट किया आपने, सिर्फ 20 दिन में। नॉर्मली ऑडिट कितने अरसे में होता है कंप्लीट? 2.5-3 महीने में, 2.5-3 महीने में। In order to meet the audit deadline, you are considering various measures which include sending requests for negative confirmation related to balances due on 31st August 2011. पहला क्रिटिसिज्म तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, कि भाई ये जो स्ट्रिक्ट डेडलाइन है ना, ये हरगिज कोई जस्टिफिकेशन या वैलिड रीजन नहीं है नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करने की। हमने जितनी 4 कंडीशन पढ़ी हैं उनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो, टाइम कम हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करना, ये कहीं नहीं कि ये थी कंडीशन कोई, ये नहीं थी। इसलिए हम उसे ये बात लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन जस्टिफिकेशन नहीं है नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करने की। ये फैसला तो कुछ और फैक्टर्स की बेस पे होगा ना। फिर लेकिन अगर ये लाइन नहीं भी लिखते तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि असल उसकी रिक्वायरमेंट है मुझे बताओ कि परफॉर्म कर सकते हैं कि नेगेटिव। कह रहा हूं 31 अगस्त 2011 टोटल, यानी उसने देखे क्या काम किया, वही ये नोट कर रहे हैं, नोट डेट, ये 31 अगस्त है, ईयर एंड क्या है 31 अक्टूबर। तो उसने क्या फैसला किया है? इंटायरम डेट। अगर यहाँ पे कहता ना रिक्वायरमेंट में पार्ट बी भी होता जिसमें कहता कि मजीद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एक तो फैसला हो गया ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन का, पार्ट बी होता जिसमें कहता मजीद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो मैं क्या लिखता? हाँ, वो जो प्रोसीजर है ना, अगर इंटरम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जाए तो फाइनल डेट जो होगा ये, उस पर क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो बताते हो। याद है, कंपेयर करना है, और दरमियान की ट्रांजैक्शंस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं, फिर मेजर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगर इनसे तसल्ली हो जाए, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर करके ईयर एंड का बैलेंस और इंटरम का बैलेंस। यानी हम स्टेप बाय स्टेप करते क्या है, क्लाइंट से लिस्ट लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, वही इंटरम डेट की लिस्ट, फाइनल डेट। कुछ बैलेंस तो ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा चेंज नहीं आया होगा, वो तो सीधे ही निकल गए।
फिर हम कंपेयर करते हैं। पहला काम क्या हुआ, लिस्ट ली। दूसरा काम क्या हुआ, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, कंपेयर किया। कुछ में सिग्निफिकेंट चेंज आया होगा, कुछ में नहीं आया होगा। जिनमें चेंज नहीं आया वो तो निकल गए वैसे ही। जिनमें सिग्निफिकेंट चेंज आया उनमें स्टेप नंबर 1 हमने कंट्रोल्स टेस्ट करने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने। और स्टेप नंबर 2 हमने उनकी इनवाइसेस को चेक करना है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करने। ठीक है। और अगर इससे हमें एविडेंस मिल जाए, तसल्ली हो जाए तो ठीक है। अगर तसल्ली ना हो तो याद रखें ये एंड पे दोबारा कंफर्मेशन लेटर भेजने की भी अथॉरिटी आपके पास है। ठीक है, दोबारा। अच्छा, लेकिन यहां पे तो टाइम बहुत कम है, तो अगर दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे? फिर काम जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे? जरा मुझे एक सजेशन दे दीजिए, क्या करेंगे? कम ट्रांजैक्शन को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे? नहीं, एक को भी सेंड किया टाइम तो उसने उतना ही लेना है। नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे? नहीं, नेगेटिव कंफर्मेशन की जस्टिफिकेशन में ये तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि टाइम कम हो तो परफॉर्म कर लो। ईमेल के जरिए से, ईमेल फास्ट प्रोसेस है, इसमें तो अक्सर आपकी कंफर्मेशन एक दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल के जरिए से क्या हमें इजाजत है कंफर्मेशन भेजने की, रिसीव करने? यस, बस उसके कंट्रोल चेक करने होते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ सेंडर और कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर। बहरहाल ये एक्स्ट्रा डिस्कशन थी, सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये इस क्वेश्चन से भी साबित हो गया कि कंफर्मेशन इंटरिम डेट पे भी परफॉर्म की जा सकती है। उस सूरत में एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो वैसे ही पूछ लिया, क्यों नहीं लिखेंगे? रिक्वायर्ड नहीं है। फिर कह रहा है ऑन 31 अगस्त 2011 टोटल डेटर्स एग्रीगेटेड रुपीज 45 मिलियन, 50% of the amount is due from 15 major debtors, whereas total number of debtors is 2450. अब ये इसने छोटा सा आपको ब्रेकअप दिया है टोटल डेटर्स का, क्लासिफिकेशन दी है। क्लासिफिकेशन कैसे दी है? अगर हम इसको ड्रा करना चाहे टोटल डेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डेटर्स, ये नंबर कर लेते हैं, ये इधर अमाउंट कर लेते हैं 2450, और अमाउंट कितनी है टोटल? 45 मिलियन। अब इसमें एक उसने क्या बताया है, 50% जो अमाउंट है वो 15 डेटर्स है। ये 15 डेटर्स हो गए, इनसे 50% यानी 22.5, और ये बाकी के जो 2435 है इनसे भी 22.5। अब मुझे बताइए, जो हमने फैसला करना होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, तो कैसे पता चलेगा कौन सा कैटेगरी स्मॉल बैलेंस की है, कौन सा लार्ज बैलेंस की है? ये स्मॉल बैलेंस है, क्योंकि एवरेज जाहिर है स्मॉल ही निकलेगी, और ये क्या है? लार्ज बैलेंस है। स्मॉल बैलेंसेस, लार्ज बैलेंसेस, एवरेज की बेस पे, वरना तो बराबर है एवरेज की बेस। तो बताइए पहली कैटेगरी पे कौन सी वाली? और दूसरी कैटेगरी पे नेगेटिव। शाबाश, साबित कर दिया आपने, गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, मार्क्स तो इसके ज्यादा है, इसका मतलब है कुछ और भी लिखना है क्या? हाँ, कंडीशन। यानी जब आपने पॉजिटिव में बताया ना, पॉजिटिव में सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि हम पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे, नेगेटिव सेंड नहीं करेंगे। क्यों भला? बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। पॉजिटिव की बात करें। अच्छा, जब नेगेटिव को लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे? नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। और अच्छा, इसके बाद आगे लिखेंगे फॉलोइंग अदर कंडीशंस आर आल्सो अज्यूम्ड, हाँ, या प्रोवाइडेड फॉलोइंग अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट। और वो क्या, रिमेनिंग अदर 3 कंडीशंस हमने लिखनी है या नहीं लिखनी? 1 2 3 करके लिखनी है। यानी नेगेटिव कंफर्मेशन को जब भी जस्टिफाई करवाना है ना, आपके सोल्यूशन में चारों कंडीशन का जिक्र होना चाहिए। जब कभी आप नेगेटिव कंफर्मेशन जस्टिफाई करवाएंगे, अगर क्वेश्चन में उसने कोई 1 2 का जिक्र नहीं भी किया, आप अज्यूम करेंगे। हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिकमेंड करवा रहा है तो फिर एक भी अगर जो वायलेट हो रही है उसका जिक्र कर दे तो वो काफी है। नेगेटिव में बैलेंस बताएगा ना? बिल्कुल नेगेटिव बैलेंस बताएगा आपको। हमेशा जब कभी आपसे डिसीजन करवाएगा ना, आपको बैलेंसेस जरूर प्रेजेंट करेगा। लेकिन याद रखिए, अगेन मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कब हाई है कब लो है, ये आपको कंपैरिजन करके अंदाजा लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें आपने कंपैरिजन किया। ठीक है, आगे भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसकी अलग से कोई अमाउंट मैं नहीं बता सकता कि 10 मिलियन से ऊपर हो तो हाई बैलेंस है, 10 मिलियन से कम हो तो ऐसा कोई स्टैंड। आपको कंपैरेटिव, क्योंकि कुछ कंपनी छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, अमाउंट्स वेरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
Briefly explain as to how would you deal with the situation where a debtor confirm balance which is different from the amounts appearing in the confirmation request. कल एक असूल सिखाया था आपको, क्या असूल था भला? हाँ जी, जनरल क्वेश्चन जनरल आंसर, स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, बताइए जनरल है या स्पेसिफिक रीजन देता है? तो तुम्हारे प्रोसीजर भी क्या होंगे? जनरल होंगे। कौन कौन से प्रोसीजर है याद है आपको मेरे भाई, याद है आपको? कौन कौन डिसएग्रीमेंट के प्रोसीजर? अंदाजा लगाया, तुक्का लगाया, क्या करेंगे? सबसे पहले भागे 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 किधर जाएंगे? भागे 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 किधर जाएंगे? क्लाइंट के पास जाके क्या कहेंगे? तो ये क्या फर्क आ गया, आप कुछ और कह रहे थे, बंदा कुछ और कह रहा है, क्या करो? रिकंसिलिएशन। क्लाइंट रिकंसिलिएशन लेके आएगा, फिर आपने क्या कंफर्म करना है कि टाइमिंग डिफरेंस है या क्लाइंट कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है या हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में। याद रखिए, जो थर्ड पार्टी है ना, उसको मैं नाम दे रहा हूं कंफर्मिंग पार्टी का, और जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? हमारा क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट। कहीं पे भी हो सकती है। और अगर हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है तो फिर फर्दर हमने क्या देखना है कि कहीं ये इंटेंशनल तो नहीं, इंटेंशनल है तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ेगा और इसकी वजह से कंट्रोल्स भी वीक हो सकते हैं। आपको याद है, किसी और दिन की ट्रांजैक्शन किसी और दिन रिकॉर्ड कर ली, कंट्रोल्स भी वीक हो सकते हैं। क्लियर? इसमें सबसे अहम चीज क्या थी भला? कि आपने जनरल रिस्पॉन्स देना। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the course of verification of trade creditors of Mirpur Limited, you sent 15 positive confirmation to supplier. एक तो पॉजिटिव को अंडरलाइन करें और दूसरा खास तौर पे सप्लायर को करें। अगर इसमें आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताते हुए डेटर्स के प्रोसीजर बता दिए ना, क्योंकि अमूमी तौर पे ज्यादातर डेटर्स के प्रैक्टिस ये होते हैं, आपने 0 नंबर मिलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नंबर किस वजह से डिडक्ट हुए। वो हमें सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, क्या था? लिखा सप्लायर था, प्रोसीजर कस्टमर के दे दिए। अच्छा, अगर देखा जाए ना, छोटी छोटी चीजें होती है, क्रेडिटर और डेटर का वर्ड यूज करें ना, फिर आप ये गलती शायद नहीं करेंगे, लेकिन वो वर्ड यूज करें सप्लायर और कस्टमर। क्रेडिटर और डेटर्स इजी अल्फाज हैं आपके लिए, सप्लायर और कस्टमर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, थोड़ा सा भी सोचने के बाजुकात नहीं सोचा जाता। तो यहाँ पे अहम चीज पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्यों नोट करवाया मैंने आपको? क्यों रिस्पांस नहीं आया तो आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है। अगर नेगेटिव होता तो फिर रिस्पांस ना आता तो कुछ नहीं करना था। द रिजल्ट हैव बीन समराइज्ड एज अंडर 3 सप्लायर्स कंफर्म द बैलेंस। वो कंफर्म तो खत्म। अच्छा, यहां पे अगर क्लोज कर देता बात तो हमने एक प्रोसीजर भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना था, हमने कहना था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो गया। अब मैंने आपको बताया ना, बाज़ औक़ात हम एग्जामिनर का मिजाज समझते हैं, वो चाहता क्या है। छोटे होता था ना, कोई वक्त होता था वालिदैन से बात मनवाने का होता है, कोई वक्त होता है जब वो गुस्से में हो हैं तो नहीं, उनसे खिलौना नहीं मांगते हैं ना, ऐसे ही ना, डांट पड़ जाती है। उसी तरह एग्जामिनर से वो यहाँ पे अगर बात खत्म कर देता, हम भी कहते कंफर्म, ठीक, ओके। आगे वो कह रहा है, यू केम टू नो दैट बल्क ऑफ द सेल्स ऑफ दिस सप्लायर इज मेड टू मीरपुर लिमिटेड। खास तौर पे एक पार्टी का जिक्र किया उसने और कहा कि इसको हैवी सेल हो रही है। आपके ख्याल में क्या आपसे कोई मजीद एक्सपेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? ये अभी आपकी जजमेंट है। कुछ जगहों पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है और उसका कोई खास मतलब नहीं होता, यहां पे दे रहा है। अब आपकी जजमेंट है, क्या सोचें खुद से, क्या वो हमसे कुछ एडिशनल चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई एडिशनल पॉइंट रेज कर रहा है इसमें? क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे जैसे ये कोई रिलेटेड पार्टी हो। हालांकि उसने क्लियरली कोई इंडिकेशन नहीं दी सिवाय इसके कि बहुत ज्यादा सेल एक पार्टी को, लेकिन बहुत ज्यादा सेल एक ही पार्टी को हो रही है, इसका मतलब वो हमें कह रहा है ये स्पेशल पार्टी है। ये कौन सी पार्टी है? स्पेशल। तो इसमें अगर आप चाहें और एग्जाम में आपके जहन में आ जाए इस तरह की सिचुएशन कि कोई स्पेशल पार्टी का जिक्र कर रहा है, हालांकि रिलेशनशिप कोई नहीं उसने बताया, अमूमी तौर पे जब वो कोई बताता है रिलेटेड पार्टी तो रिलेशनशिप जरूर जिक्र करता है, इसलिए मैंने इसमें आपको कोई सख्ती नहीं कर रहा कि लाजमी लिखे रिलेटेड पार्टी, क्योंकि जब उसने लाजमी जिक्र करवाना होता ना तो कहता है भैया डायरेक्टर्स का भाई था, भाई वो शेयर मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, उसने दूसरी कंपनी में भी 25% शेयर्स खरीदे थे। इस तरह का रिलेशनशिप बता, उस वक्त हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है कि रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट डिस्कस करना है। यहां पे लाजिम
उसने नहीं किया लेकिन इंफॉर्मेशन दी है, तो मेरा ख्याल है कि बल्क से लेके, तो मेरा ख्याल है हमें रिलेटेड पार्टी का एक दो प्रोसीजर लिख देने में कोई हर्ज नहीं है कि हम देखेंगे कि क्या ये कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं, इसके साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे ही रिकॉर्ड हो रही है वगैरह वगैरह, एक दो प्रोसीजर, ज्यादा नहीं कह रहा, एक दो प्रोसीजर। वरना अगर आप सिर्फ ये भी लिख देना बैलेंस कंफर्म हो गया, तुमने हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी, क्योंकि जब वो कोई पार्टी रिलेटेड पार्टी होती है ना, तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस पे ना थोड़ा सा हमें डाउट क्रिएट हो जाता है कि रिश्तेदार है, हो सकता है उसको बचाने के लिए हमारे साथ झूठ बोल दे, तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होता है। रिलेटेड पार्टी हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों होती है भला? क्योंकि रिलेटेड पार्टी किसकी रिलेटेड पार्टी? हमारी नहीं है, ऑडिटर की नहीं है, किसकी है? क्लाइंट की। तो वो क्लाइंट के लिए झूठ बोल सकती है, इसलिए हमें हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्क्रूटनी के साथ हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। डन जी, पहले वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें एक दो प्रोसीजर एक्स्ट्रा हमने क्यों लिखे हैं, लिखते हैं। सेकंड पॉइंट पे चले। अच्छा भाई, चाय का कप जो है ना, ये एक तो जो फिजिकल क्लास वाले जो स्टूडेंट आज नहीं ना है, कल उनको बताना नहीं है आपने, ठीक है? हाँ, नहीं आपने नहीं बताना, बस मुँह कर जाना, ठीक है? और दूसरी चीज, अगर अक्सर ना कोई एक दो कप क्लास में गिर जाते होते हैं वो आगे वाले जो आगे बच्चा बैठा होता है ना, थोड़ा सा पीछे टेक लगाता है ना, पीछे कप पड़ा होता है, वो पीछे वाले मतलब कपड़े खराब, तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, मेरे वो आपका अपना मसला होगा, आपने खुद ही सेटल करना है। 5 सप्लायर कंफर्म द बैलेंस ओवर टेलीफोन, 5 सप्लायर ने टेलीफोन पे बैलेंस कंफर्म किया, बताइए। हाँ जी, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? नोट कर लें चाहे अपने पास कि टेलीफोन पे बैलेंस कंफर्म हो गया है, नोट कर लें, क्योंकि अब इंक्वायरी या ओरल एविडेंस भी बहरहाल एविडेंस तो है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एविडेंस, ज़बानी कलामी कोई बात पता चले, एविडेंस तो है ना, वीक है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तो लिख लें। लेकिन बहरहाल वो कंफर्मेशन नहीं है, डेफिनेशन में लिखा है, तो क्या करेंगे? फॉलो अप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर रिटर्न भेजिए। अगर रिटर्न भेज दे ठीक, नहीं रिटर्न भेजता तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। यहां पे मुझे अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखने चाहिए 1 2 3 करके, कि सिर्फ हवाला दे देना काफी है? 7 नंबर है ना से, चले नहीं, मैं तीसरा भी भाई वो तीसरे में आ गए ना, नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? क्योंकि वो तीसरे, एक एग्जाम का रूल होता है, जो चीज पार्ट सी में रिक्वायर्ड है ना, इसका मतलब पार्ट बी में हरगिज नहीं लिखनी। एक ही चीज पूरे पेपर में वो 2 दफा नहीं पूछता, नहीं पूछता। एक दफा एक यूनिवर्सिटी, मतलब नाम लेना मुनासिब नहीं है, लाहौर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, उसका फाइनल का पेपर था बीकॉम का, उसमें एक ही क्वेश्चन 2 दफा एग्जैक्ट, एक क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। पहला प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, उन स्टूडेंट्स ने कहा अच्छा ये 2 सवाल एक जैसा है, उन्होंने सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी 2 दफा कर दिया। स्टूडेंट बाहर जैसा होता तो क्या समझता, उसे पता चल जाता था गलती है, तो वो एक को अटेम्प्ट कर लेता, दूसरे को ना करता, दोनों अटेम्प्ट कर लिए। अगला तीसरा मसला, उनको दोनों के मार्क्स मिल गए। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये, लेकिन आई कैप में ऐसा नहीं होता, आई कैप के पेपर के कंट्रोल्स अच्छे होते हैं, आई कैप के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम जरूर हैं और कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन बहरहाल पेपर जो है ना, उसमें इस तरह की बोंगियां नहीं होती, कुछ और बोंगियां होती है, बोंगी फ्री नहीं होता पेपर, बोंगी, लेकिन फिर भी बात। तो रूल क्या सीखा हमने, अगर कोई चीज उसने पार्ट बी में पूछी है, ए में नहीं लिखनी, और पार्ट सी में पूछी है बी, हवाला दे सकते हैं, डिटेल नहीं करते। थर्ड, नो रिप्लाईज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग सप्लायर्स, बताइए क्या है? नो रिप्लाई, हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है आप क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है, और ये मेरा भाई मुझे बता देगा अल्टरनेटिव प्रोसीजर, शाबाश। कैश पे, कब का कैश पे दे? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, शाबाश। और उसके बाद अगर कोई कैश नहीं पे किया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, परचेज इनवॉइस होगी, परचेज ऑर्डर हो गया, गुड रिसीट नोट हो गया, ऐसे कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक और भी था अकाउंट से, बेहतरीन बेहतरीन, बट ठीक है भाई, आपने हक अदा कर दिया, दोबारा आप मैसेज कर लें, कोई इतराज नहीं है मुझे,
मतलब पढ़ाई को साथ मैनेज कर रहे हैं तो उस्ताद को क्या एतराज हो सकता है। 7 इवेल्युएट, अच्छा इवेल्युएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या पूछना चाह रहा है कि मुझे बताओ कि नेगेटिव कंफर्मेशन का डिसीजन ठीक था कि नहीं था, है कि नहीं, ठीक है। इवेल्युएट करने का मतलब है डिसीजन हो चुका है, हमने बाद में कमेंट करना है, ऐसा ही है ना भाई। जब क्रिकेट का मैच होता है ना उसमें दो तरह के कमेंटेटर होते हैं। एक जब टॉस हो रहा होता है ना, टॉस होने के बाद कैप्टन ने फैसला करना होता है मैं बैटिंग करूं या बॉलिंग, उस वक्त अंदाजा लगाते हैं उस वक्त कि इसको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, यानी डिसीजन से पहले। एक वो भी तो होते हैं जो मैच खत्म हो जाता है फिर कमेंट्री कर रहे होता है ये बैटिंग का, पहले बैटिंग का फैसला दुरुस्त नहीं था, ऐसा करते हैं ना। तो बाद में करने का क्या फायदा, आइंदा के लिए सीख मिले, आइंदा के लिए। तो कभी होगा आपको इंफॉर्मेशन दे के बोलेगा कि बताओ इसमें पॉजिटिव सेंड करनी चाहिए कि नेगेटिव, जैसे पहला क्वेश्चन था, और कभी कहेगा मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव सेंड कर दी हुई है, अब मुझे बताओ मेरा फैसला ठीक था कि नहीं। तो आप कहेंगे सर ये तो फैसला हो चुका है, अब इसके ऊपर क्यों कमेंट करें, तो क्यों करें, आइंदा के लिए। बी डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन द राइटर शुड कंसीडर इन केस ऑफ बैलेंस एग्रीड, बैलेंस नॉट एग्रीड एंड रिप्लाईज नॉट रिसीव्ड। अब मुझे बताइए क्या इसका उसने ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ रिलेट किया, इसको नहीं किया, तो ये मुझे जनरल लग रहा है। क्या उसने देखे एग्रीड बोला है, बैलेंस नॉट एग्रीड, ये कोई स्पेसिफिक रीजन बताइए, स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई, तो इसका मतलब है इसमें क्या करना है, एग्रीड में कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना, नॉट एग्रीड में हमने वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है, और रिप्लाई नॉट रिसीव्ड में अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है। वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, पहुंच गए होंगे आप। नॉट एग्रीड में रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है, और रिप्लाई नॉट रिसीव्ड में अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो गया। सी स्टेट प्रोसीजर दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एसडीपीएल। एसडीपीएल से जो अमाउंट दिया उससे रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करें। अब अमाउंट ड्यू है, इसका मतलब है कोई डेटर होगा, डेटर होगा, ऐसा ही अमाउंट ड्यू फ्रॉम है ना, ड्यू फ्रॉम है यार, ऐसे ना कर मेरा भाई, भाई तू वाकई मोबाइल साइड पे कर दे, ना 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 साइड खतरनाक है, ये ड्यू फ्रॉम है, ड्यू टू नहीं है, ये रिसीवेबल है, पेएबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है मैंने रिसीवेबल के प्रोसीजर लिखने हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने कोई एसडीपीएल का कोई और वकूआ बता दिया हुआ ना, तो फिर उस इंसिडेंट उस इवेंट के लिहाज से प्रोसीजर लिखने होंगे, समझ रहे हैं। फिलहाल मुझे क्या पता चला है कि ये एक डेटर है। आइए जरा रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिएगा, पहली और तीसरी। ऑडिट ऑफ सेहत फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज इन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट एंड इनिशियल टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर हैज असेस्ड लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द एरिया ऑफ डेटर। ले एक कंडीशन तो उसने नेगेटिव कंफर्मेशन की आपको पूरी करा दी, वो क्या है, लो रिस्क है। डेटा सर्कुलराइजेशन समरी डिपिक्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, समरी का। अच्छा इसमें सबसे पहली चीज नोट करें, क्या उसने सारे डेटास का एक ही डिसीजन कर लिया कि उसकी क्लासिफिकेशन की है, स्ट्रेटिफिकेशन की है। स्ट्रेटिफिकेशन करना गुड थिंग है या बैड थिंग है, गुड थिंग है, शाबाश। और फिर हर क्लास का उसने अलग अलग डिसीजन किया, खुद देखें, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, हॉस्पिटल क्लिनिक है, रिटेलर है, कुछ को उसने पॉजिटिव किया, कुछ को नेगेटिव किया, ठीक है। अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे जरा समझ के बताइए, क्या हमने हर एक डिसीजन को कमेंट करना है, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, या सिर्फ पॉजिटिव वाला या सिर्फ नेगेटिव वाला। इसका मतलब है हमने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की जस्टिफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ हॉस्पिटल और रिटेलर को कमेंट करना है। ओके पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनालिसिस ऑफ द कंफर्मेशन रिसीव्ड इज एज फॉलोज। कंफर्मेशन का एनालिसिस, 3 out of 7 confirmation received from distributor did not agree with the amount outstanding in SPL's ledger। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ इनमें कोई डिफरेंस आ गया, 3 कंफर्मेशन जो है वो उनका डिसएग्रीमेंट आ गया। अच्छा इसका मतलब वो जिन्हें नीचे कह रहा था ना कि डिसएग्रीमेंट हुआ है, उसका इशारा शायद इस तरफ था, डिसएग्रीमेंट आ गया कस्टमर का। तो ठीक है, इस पे हमने क्या करना है, रिकंसिलिएशन वगैरह वाले, क्योंकि रीजन नहीं बताई डिसएग्रीमेंट की, नोट कर लें। तो नीचे भी जनरल था, इधर भी डिसएग्रीमेंट जनरल।
One of the distribution, Salim Distributor Private Limited (SDPL) has gone into winding up. The balance receivable from SDPL is outstanding since last 1 year. अच्छा, अगर ये वाइंडिंग अप की बात ना करता तो मैं नॉर्मल डेटर की एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर लिखता, लेकिन ये जो उसने वाइंडिंग अप का लफ्ज बोल दिया ना, ये मैजिक वर्ड है क्वेश्चन में, ये बड़ा क्रिटिकल पावर वर्ड है क्वेश्चन में। इसने हमारी डायरेक्शन ही बदल दी सोच की। वाइंडिंग अप क्यों? अगर वाइंडिंग अप का लफ्ज ना होता, सिंपल कहता डेटर है, तो मैं डेटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर, एक्यूरेसी वगैरह के ऊपर प्रोसीजर लिख रहा होता कि भाई डेटर को वेरीफाई। अब मैंने वेरीफाई डेटर के बैलेंस को, ये चीज नहीं करना कि डेटर का बैलेंस की अमाउंट कितनी है एग्जैक्ट, किस चीज पे करना है, अब रिकवरी कितनी हो सकती है इससे, यानी अब जो वैल्यूएशन ऑफ डेटर के प्रोसीजर, क्या वो हमें बताने चाहिए, डिस्कस करने चाहिए? क्या मैं आपको सिखाऊं वैल्यूएशन ऑफ डेटर के प्रोसीजर? सिखाऊं कि ना सिखाऊं? जस्टिफाई करवाएं, शाबाश बताएं। हाँ जी, वाइंडिंग में चला गया था, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर है, क्या इसके प्रोसीजर में अभी रुक के आपको सिखाऊं या ना सिखाऊं, विद रीजन बताना है, यस के नो? सही बोला, पढ़े हुए हैं, चैप्टर 10 में भी पढ़े हुए हैं, उधर भूल गए थे, फिर चैप्टर 11 में भी पढ़े थे, उधर भी भूल गए थे, और उसको भी पता भूल गए थे, इसलिए तो दोबारा पूछ लिया। तो प्रोसीजर वही रहेंगे, रीड कर ले आप तो आपको समझ आ जाएगी। बड़े सबसे बड़ा प्रोसीजर क्या है बता दें, एक प्रोसीजर बताए सबसे बड़ा। एजिंग नहीं, एजिंग ज्यादा नहीं, वो तो पता चल गया कि वो बैड। एजिंग हम इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि पता चल जाए कितने डेटर्स बैड है या ओल्ड, वो तो पता चल गया, ये तो हाँ, सब्सिक्वेंट कैश कलेक्शन कितनी होगी वो देख सकते हैं। कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं, किसको? इसको नहीं। नॉर्मल डेटर होता है तो डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, जब वाइंडिंग अप हो जाए तो कंफर्मेशन डेटर को नहीं सेंड करना, किसको करना है? लिक्विडेटर को, वो बताएगा कितने पैसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, और इका दुका और प्रोसीजर भी लिख दीजिएगा। रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन वो हॉस्पिटल्स में भी रिप्लाई। However, difference was reconciled by the audit staff. अच्छा मुझे बताइए, इनिशियली प्रॉब्लम आए बाद में रिजॉल्व हो जाए, वो हमारे ऑडिट का असूल क्या है? वो मसला होता है या ऐसे हो जाता है जैसे कभी मसला था ही नहीं? तो इसका मतलब है जो रिजॉल्व हो गया, इसका मतलब है वो कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं। All the 12 confirmation received from the retailer showed disagreement with the record of SPL. However, only 2 could be reconciled. अब इसका मतलब है इसमें डिसएग्रीमेंट कितना था? सेकंड में डिसएग्रीमेंट कितना था? ये थर्ड में रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल वाले में डिसएग्रीमेंट कितने थे? रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, ये वाला केस जो है ना, ये थर्ड वाला, इसमें उसने बोला ना रिप्लाई डिड नॉट एग्री, तो डिड नॉट एग्री का मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट है। कितने डिसएग्रीमेंट थे? 4 थे, लेकिन वो रिजॉल्व हो गए, तो इसका मतलब है अब कितने डिसएग्रीमेंट है? नेट 0, क्योंकि जो चीज रिजॉल्व हो जाए वो ऐसी हो जाती है जैसे कभी मसला थी नहीं। मिस स्टेटमेंट में हमने सीखा चैप्टर 4 में। नीचे जो 12 कंफर्मेशन है, इसमें कितने डिसएग्रीमेंट? हाँ, इसमें डन, शाबाश, ठीक है। नेट फिगर को लेना, डन जी। अब आइए डिसीजन वैल्यूएट करते हैं। हमने पहला पार्ट भी कर लिया है, नहीं हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया है। दूसरा पार्ट कौन सा था? वही एग्री नॉट एग्री वाला। तीसरा भी कर लिया है, प्रोसीजर वाला। अब सिर्फ पहला रह गया, वैल्यूएट करे। किसको वैल्यूएट करना है? नेगेटिव, यानी हॉस्पिटल रिटेलर। सिर्फ यही हमने ये साबित करना है कि क्या उसका फैसला ठीक था या गलत था। डन, ओके। सबसे पहले तो देखिए, क्या ये स्मॉल नंबर है या लार्ज नंबर है? कंपैरेटिवली डिसाइड करना पड़ेगा। लार्ज नंबर है, 250 तो पक्का लार्ज है, इससे बड़ा लार्ज तो है ही नहीं पूरी पॉपुलेशन में। 130 के ऊपर थोड़ा सा आप आर्गू कर सकते हैं कि लार्ज है कि स्मॉल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लार्ज साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो नेगेटिव कंफर्मेशन की पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों में पूरी हो रही है। डन। अच्छा, आपने ये सॉल्व अलग अलग करना है, हॉस्पिटल को अलग, रिटेलर को अलग। मैं इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूं। हॉस्पिटल की अलग हेडिंग बनेगी, रिटेलर की अलग। नेक्स्ट,
ये हो गया हमारा लार्ज नंबर। दूसरी कौन सी कंडीशन थी? अच्छा, ये ना एक ही बात होती है, जब हमें ये पता चल जाए ना लार्ज नंबर है, तो इसका मतलब है आप तो पहले स्मॉल ही होगा। और जब पता चल जाए ना स्मॉल नंबर है, क्योंकि स्मॉल नंबर के साथ बैलेंस ओवरऑल स्मॉल भी हो ना, अभी आपने देखा बराबर बराबर करके, वो एवरेज करके लार्ज ही आता है। दूसरी कंडीशन क्या है? रिस्क वाली। रिस्क बताइए क्या है? रिस्क लो, हाँ बिल्कुल, आप ये क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन रिस्क लो है। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, दोनों में पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करें। अच्छा, ये कंफर्मेशन कौन सी थी? ये नेगेटिव थी। तो नेगेटिव में जिनका जवाब आया वो बैड न्यूज है कि जिनका नहीं आया? एक्सेप्शन क्या होगी? ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करें, इसका भी और इसका भी। पहले का क्या है? वैसे उसने बोला था ये भी रिजॉल्व हो गए हैं, ये रिजॉल्व हो गए थे ना, तो जीरो भी कर सकते हैं क्योंकि रिजॉल्व हो गए थे ना नीचे। लेकिन चलें, आप कहते हैं नहीं करना सर, हमने इनिशियल फिगर पे कैलकुलेशन करनी है, वरना असल में इसका जो एक्सेप्शन है कितनी होगी? जीरो, क्योंकि इनिशियली डिफरेंस आया था, बाद में। लेकिन अगर इसको भी यूज कर ले प्रॉब्लम कोई नहीं, आपका कहीं नहीं जाता सोल्यूशन। एक्सेप्शन रेट क्या है? 5% के लगभग। लो है कि हाई है? लो है। और फोर्थ कंडीशन क्या हुई? एज्यूम करेंगे, यानी आपने हॉस्पिटल की हेडिंग देके चारों कंडीशन का जिक्र करना है। पहली कंडीशन कहना ये फुलफिल हो गई, लार्ज नंबर वाली। दूसरी इनहेरेंट रिस्क वाली फुलफिल हो गई, लो है। तीसरी एक्सेप्शन रेट भी, एक्सेप्शन रेट की कैलकुलेशन शो करवानी है सोल्यूशन में, और फिर उसके बाद एज्यूम कर लें, फोर्थ वाली कंडीशन एज्यूम कर लें। तो बताइए क्या हॉस्पिटल में उसने जो नेगेटिव कंफर्मेशन यूज किया एप्रोप्रिएट है कि नहीं? क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है। डन। अब रिटेलर्स के ऊपर आ जाए। पहली कंडीशन पूरी हो रही है, फोर्थ कंडीशन क्यों लिखेंगे? एज्यूम कर, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए चारों कंडीशन पूरी होना जरूरी है। क्वेश्चन हाईजैक ना किया करें, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उनको तसल्ली कराने, बाद में आपका सवाल जरूर मैं लूंगा जी। लिखा हुआ कस्टमर इग्नोर नहीं करें। हाँ हाँ जी बिल्कुल। नहीं रिप्लाई आ गया, लेकिन फिर भी हमने ओवरऑल कैटेगरी के ऊपर देखना है, ओवरऑल कैटेगरी। हो सकता है कुछ दूसरे कस्टमर ने इग्नोर किया हो, इन्होंने इग्नोर नहीं, ये साबित हो गया 4 ने इग्नोर नहीं, बाकी 71 ने ये नहीं। तो फोर्थ कंडीशन लिखनी है। रिटेलर में पहली कंडीशन पूरी हो रही है, लार्ज नंबर। दूसरी कंडीशन रिस्क लो। एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करें कितना है? नेट का करें कि ग्रॉस का करें? मेरे ख्याल में नेट का करना है, आप ग्रॉस का भी कर लें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आपके सोल्यूशन पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 24% है। हाँ जी, क्या है ये? हाई है। तो फिर आपको आगे जाने की अब जरूरत नहीं है। क्या लिखें? नेगेटिव कंफर्मेशन इज नॉट अप्रूव्ड बिकॉज एक्सेप्शन रेट इज हाई। आगे एक्सेप्शन रेट की कैलकुलेशन लिखनी, शो करवानी है। 24%। ये आपने सिर्फ 24% नहीं लिखना, वो करना क्या? कैलकुलेट डिवाइड 5 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100। अब इससे आपको ये भी पता चल गया एक्सेप्शन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कल पूछ रहे थे ना आप। आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम? ये अच्छा सवाल था, ये अच्छा सवाल, इसमें उसने वो प्रोसीजर भी पूछ लिया है नेगेटिव वैल्यूएशन, ये बहुत अच्छा। इसको नोट कर लें, कभी रिवीजन करनी हो तो रिवीजन के लिए अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8। वैसे दिल तो कर रहा है डिस्कस कर लें, इसको कल पे रखते हैं, आज जरा कुछ नया कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, कल इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के कंसेप्ट जी सॉरी, आपका सवाल भूल गया मैं, माजरत जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा वही वाला क्वेश्चन था, चलिए जी।
हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, मैं उसकी तरफ आता हूँ। क्या कंफर्मेशन के क्वेश्चन में वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर किया है। अभी ये आज जो भी क्वेश्चन किया उसका आखिरी रिक्वायरमेंट क्या थी? वो प्रोसीजर ही थे। और जब कभी आपको स्पेसिफिक इशू बताया करेगा ना डिसएग्रीमेंट में, जो आज का भी क्वेश्चन था जो हमने कल पे पोस्टपोन किया है, इसमें उसमें भी जो स्पेसिफिक इशू बता दिया तो हमने अपने प्रोसीजर स्पेसिफिक करने होते हैं। वो कौन से प्रोसीजर होते हैं बोला? वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही होते हैं। वो आज में उसने कहा ना वो बैंकरप्ट हो गया डेटर, स्पेसिफिक रीजन आ गई, तो आपने प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करना है? बैंक सब्सटेंटिव। तो याद रखें कंफर्मेशन के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के चैप्टर को मिक्स कर सकता है। ये बात समझ आई है? अगला सवाल जो इनका ये है क्या कि सर क्या वो कंफर्मेशन के साथ ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 4 को मिक्स कर सकता है? इसका जवाब है यस। वो भी हम आज डिटेल में पढ़ने लगे हैं कि कैसे कंफर्मेशन के टॉपिक में ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट टेस्ट कर सकते। अमूमी तौर पे वो स्कोप लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में टेस्ट करता है इसको। कंफर्मेशन को कहता है कि किसी वजह से हमने सेंड नहीं की, क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी, हमें एविडेंस नहीं मिला, उस सेंस में। लेकिन बहरहाल कंफर्मेशन के साथ याद रखिएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लिंक कर सकता है उसके क्वेश्चन में, और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी। कंसेप्ट है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप सोच रहे होंगे सर 15 मिनट है, 15 मिनट से इतना कैसे पढ़ाएंगे? और मैं ये सोच रहा हूँ 10 मिनट में निपट जाएगा, बाकी 5 मिनट में क्या करूंगा मैं? तो मैंने फैसला किया है थोड़ा स्पीड कम कर दूंगा, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट स्कोप लिमिटेशन वगैरह के हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? दो चीजें। पहला कंसेप्ट क्या कि अगर कभी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे ऑडिटर को कि ऑडिटर भैया ये आपने जो 20 पार्टीज को सेलेक्ट किया ना कंफर्मेशन लेटर सेंड करने, भैया एक पार्टी को सेलेक्ट ना करें, इसको रहने दे, इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें। 20 को सेलेक्ट किया, 19 को भेज दे, एक को ना भेजे। आपने क्या कहना है? आपने कहना है 19 को साइड पे करो, पहले मुझे एक ही रीजन बताओ। 19 को तो बाद में देखेंगे, एक ही रीजन बताओ। ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट जो आज हमने सीखना है वो ये कि इतनी चीजें सीख ली हमने, कंप्लीट हो गया तकरीबन कंफर्मेशन का टॉपिक। तो हमने फिर आपको पता है पार्टनर के लिए क्या बनाना है? समरी, ताकि पार्टनर किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। किस कंक्लूजन पे पहुंच सके? कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं। हमारे हर ऑडिट प्रोसीजर की हर जो काम उसकी इंतहा पता है क्या होती है? एक ही चीज, उसका कंक्लूजन हमेशा एक ही चीज होगा। क्या? मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है या नहीं। अल्टीमेट कंक्लूजन हर प्रोसीजर का यही होता है। तो हम यही देखेंगे, समरी बनाएंगे ताकि पार्टनर कंक्लूजन में पहुंच सके कि इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट है इस एरिया में या नहीं। लेकिन पहले कौन सा प्रोसीजर, पहले कौन सा कंसेप्ट? मैनेजमेंट रिफ्यूजल। अगर मैनेजमेंट किसी वजह से इनकार कर दे कि कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? रीजन इंक्वायर करने हैं। क्यों? क्या बोल रहे? आपने क्या कहना? वजह। मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करे, आपने क्या कहना है? वजह। क्यों? क्लाइंट कोई ना कोई रीजन बताएगा। अगर तो आपको लगे रीजन वैलिड है तो फिर कहें ठीक है सर हम नहीं सेंड करते। लेकिन अगर आपको लगे रीजन नोंगी बोंगी है, ये सेंड कर। जैसे अगर वो कहे कि जी सर कोई हमारी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है तो वैलिड रीजन है भाई। वो पार्टी गुस्से में है, उसको आपने कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश की ना, उसने आपको भी रगड़ देना। क्लाइंट के साथ तो झगड़ा चल ही रहा है, तो ऐसी पार्टीज के साथ या बात का होता है ऑनगोइंग निगोशिएशन चल रही होती हैं, कोई डिस्प्यूटेड इनवाइस होती है उसके ऊपर निगोशिएशन चल रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब मसले मसाइल चल रहे हो ना क्लाइंट के पार्टीज के साथ, तो वो वैलिड रीजन समझी जाती है कि अगर डिस्प्यूट है तो अभी हम उनको टच ना करें, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए फिर उनसे पूछ लेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है? रीजन इंक्वायर करनी है, या तो वैलिड रीजन होगी या नहीं। अब हमारा आंसर दो हिस्सों में जाएगा कि अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो अच्छा। मेरा ख्याल है अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं कंफर्मेशन नहीं परफॉर्म करना, बाकी प्रोसीजर अल्टरनेटिव तो परफॉर्म करने हैं ना भैया।
तो हमने क्या करना है फिर, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो तो कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, लेकिन एविडेंस उस पार्टी का फिर भी लेना ना। कैसे लेंगे? अल्टरनेटिव प्रोसीजर से। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो फिर क्या होगा? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिला फिर ये होगी स्कोप लिमिटेशन। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और फिर अगर इफेक्ट मटेरियल है तो फिर की ऑर्डर मैटर भी, कि की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस दिया जाएगा ना। क्वालिफाइड ओपिनियन है तो फिर की ऑर्डर मैटर में क्या किया जाएगा? रेफर किया जाएगा की ऑर्डर मैटर। और अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो फिर भी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? हाँ, चाय का असर है, शार्प है, अलर्ट है, चुस्त है, शाबाश शाबाश। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑर्डर मैटर का रेफरेंस नहीं आता। डन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, हमने देखा वैलिड है रिक्वेस्ट के नहीं, वैलिड हो तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ गए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस मिल गया, ओके। नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन, उसके मुताबिक क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। डन। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है फिर क्या कर? इसमें भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, लेकिन आपको पता है इस सिचुएशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर एक ही होता है। क्या? डायरेक्टर्स को, दो से अधिक गवर्नर्स को कम्युनिकेट करें, सर जी ये देखें बगैर किसी रीजन के हमें मना कर रहे हैं, बगैर किसी रीजन के हमें। हाँ, बाज़ औक़ात तो डायरेक्टर्स हमारे साथ होते हैं, वो हमारी बात माने, वो मैनेजमेंट के कान पकड़ के कहते हैं भाई इसको इजाजत क्यों नहीं दे रहे, कंफर्मेशन सेंड, कोई मसला है तो निकल आए सामने, क्या परवाह है। लेकिन अगर मैनेजर दो से भी गवर्नेंस भी अप्रोप्रिएट एक्शन ना ले फिर क्या करना है हमने? हाँ, फिर भी स्कोप लिमिटेशन है, एविडेंस नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन फिर भी है। ये सारा काम तो इधर फिर भी होगा, लेकिन अब की बार कुछ एडिशनल इंप्लीकेशन भी आएंगी। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये एडिशनल इंप्लीकेशन इस केस में नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन में क्यों आ रही हैं? इधर नहीं आई थी। हाँ जी, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। और आपको पता है स्कोप लिमिटेशन एक गलत कंसेप्ट है, एक सही कंसेप्ट है। गलत कंसेप्ट क्या है? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हमेशा परवेसिव होती है, गलत कंसेप्ट। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है। ज्यादा, मैंने लफ्ज बोला था ज्यादा सवेयर है, आप सवेयर की बजाय लफ्ज पता नहीं मैंने सवेयर बोला था, आपको सुना गया परवेसिव है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट सवेयर है, परवेसिव नहीं। वो मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है। ज्यादा सवेयर का मतलब क्या है कि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के साथ हमारा रिस्क भी बढ़ेगा, हमारा रिस्क भी बढ़ा। देखें भाई, रिस्क बढ़ गया, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ गया, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी रीवैल्यूएट करेंगे। एक्सट्रीम केस में हमें लगे, देखिए मैनेजमेंट भी मिली है, साथ में डायरेक्टर भी मिले हुए हैं। मैं कहा भाई तुम सारे मिले हो, हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, हम तो नहीं ऐसे लोगों में काम करते, विड्रॉ करके आ जाए। गलत लोग हैं ना ये, तो सारे के सारे मिले। कुछ बात समझ आई? इसमें सबसे अहम चीज क्या है कि पहली चीज, अगर रिक्वेस्ट रीजनेबल भी हो ना, हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ फिर भी जाना है, पहली चीज अहम यह है। और दूसरी अहम चीज, अगर रिक्वेस्ट नॉट रीजनेबल हो ना तो आपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ अदर इंप्लीकेशंस भी लिखनी है। बात समझ आई कि नहीं? चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा खुद बताएं, कोई मुश्किल था ये? आगे सारे कंसेप्ट ऐसे, पूरा ऑडिट ऐसे बताया था ना, हमने शुरू में मेहनत कर लिया। लेकिन याद रखिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा है, कुछ नए कंसेप्ट भी आएंगे, कुछ उसमें कोई मुश्किल भी होंगे, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होंगे। समझ जो पहले डिफिकल्टी लेवल था उसका आधा रह गया है, अभी भी कुछ टॉपिक नहीं आता। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा टाइम है, ये आखिरी जो सवा महीना है ना आपका, बड़ा अच्छा टाइम। किस लिए बोला? रिलैक्स करने के लिए, ऐसा है क्या? रिवीजन करने के लिए अच्छा टाइम है, बर्डन कम है। आखिरी महीने में बर्डन ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर कि कम होना चाहिए? ताकि क्यों बोला? हो जाए। लेकिन अगर आखिरी महीने में बागंबा करना शुरू कर देंगे, हम करते हैं ये काम, आपको नहीं पता, हाँ हमें पता है, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं, आप समझ रहे हो कि मेरी वजह से तैयारी अच्छी नहीं, जो कि सही समझ रहे हैं, आपका भी कसूर होता है। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें समरी बनानी है। समरी किस चीज की, जो पूरे प्रोसीजर परफॉर्म किया उनकी समरी बनाए। अभी बना लेते हैं, बनाए जी समरी? तैयार है? ओके। सपोज दैट सैंपल ऑफ डाटा अमाउंटिंग रुपीज 5,89,000। ये कोई ऊपर नीचे हो गया मुझे लगता है लाइनें। ये लाइन इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये वाली, ये थोड़ी अलाइनमेंट ना आगे पीछे हो गया। ये है, ये है, और ये थोड़ा सा एरो इधर है। ये टोटल है, ठीक है। और ये जो है हमारा 579.5। कोई बात नहीं। चलिए, कह रहा है टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1248000, और इसमें से सैंपल कितने का सेलेक्ट किया 5795। चलिए जरा देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहला रिप्लाई रिसीव्ड एंड एग्रीड, रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? रिप्लाईज रिसीव्ड एंड एग्रीड कितने 465,600। बताइए मिस स्टेटमेंट या नो मिस स्टेटमेंट? नो मिस स्टेटमेंट। ओके है जी, इसके साथ टिक लगा दो, टिक। ओके है जी, ओके गुड, शाबाश। दूसरा एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, यानी कुछ डिफरेंस आए थे लेकिन बाद में रिकंसाइल हो गए। नो मिस स्टेटमेंट या मिस स्टेटमेंट? ओके कर दूं? ये भी गुड हो गया, शाबाश, अच्छा कहा। फिर नो रिप्लाई, इसका मतलब है ये मिस स्टेटमेंट होते रह गई है। ये क्या है? मिस स्टेटमेंट होते रह गई है, यानी नहीं हुई। एक है नॉन रिप्लाईज बट एग्रीड यूजिंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ओके हो गया, गुड, मुबारक हो, शाबाश, ठीक करना। ये स्कोप लिमिटेशन होते रह गई है। ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। भाई नॉन रिप्लाई था, स्कोप लिमिटेशन की तरफ बात जा रही थी ना, होते रह गई, ठीक है। फिर क्या है? एक्सेप्शन स्टिल अनरिजॉल्व्ड, एक्सेप्शंस आई और वो अभी तक यानी कोई डिफरेंस थे, मिस स्टेटमेंट थे, लेकिन वो, इसका मतलब गड़बड़ मौजूद है अभी भी, कि हल हो गई है। इसका मतलब है ये है मिस स्टेटमेंट। तो बताइए टोटल डेटर्स में कितने की मिस स्टेटमेंट है? शाबाश, सबसे पहले कौन बोला था? शाबाश। टोटल डेटर्स में कितने की मिस स्टेटमेंट है? अब थोड़ा अलर्ट हो रहे हैं। टोटल डेटर्स में कितने की मिस स्टेटमेंट है? अब ये पता चल गया 14,300 नहीं है, ये पता चल गया, लेकिन क्या है ये नहीं पता चल रहा। सोचें। हाँ जी, ये 14,300 की मिस स्टेटमेंट टोटल में नहीं है, ये सैंपल में है, ये सैंपल में है। तो बताइए अब आपने क्या करना है? प्रोजेक्शन करनी है। प्रोजेक्शन करें, प्रोजेक्शन करनी आती है? हाँ, प्रोजेक्शन क्या होती है? सैंपल में इतने की मिस स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन में कितने की मिस स्टेटमेंट होगी? सैंपल में इतने की मिस स्टेटमेंट, भाई ऐसे ही होना चाहिए ना। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि टोटल में 14,300 की मिस स्टेटमेंट? भैया ये तो सैंपल है, हमें प्रोजेक्शन करनी चाहिए कि नहीं? असूल लिख ले, सारे लिखें। जब कभी सैंपलिंग करनी है प्रोजेक्शन लाजमी करनी है। जब कभी सैंपलिंग करनी है प्रोजेक्शन के बगैर आपका कंक्लूजन गलत होगा। जब कभी सैंपलिंग साथ में प्रोजेक्शन लाजमी करनी है। प्रिंसिपल साहब आए, कहने लगे 100 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कितने स्टूडेंट पास होंगे। 20 स्टूडेंट का सैंपल उठाया, इंटरव्यू किया, पता चला 20 में से 4 स्टूडेंट पास होने वाले हैं। हैं जी? प्रिंसिपल साहब ने कहा सर आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट पास होंगे। मैंने कहा सर हालात खराब हैं, इतने भी नहीं है। क्या गलती की है? हाँ, प्रोजेक्शन नहीं की, 20 हो गए, शाबाश, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा ये भी का, अभी तो आखिरी महीने वाले जागेंगे, आखिरी महीने वाले सुपर फ्लाइट पकड़ते हैं,
उससे भी रिजल्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। चलिए बहरहाल, तो क्या आएगा, अब ये कैलकुलेशन करें, 14,300 डिवाइडेड बाय 579,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 टू, ओए इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कहाँ सीखी ले आपने? टैक्स में। अच्छा टैक्स में प्रोजेक्शन करते हैं। मैं समझा बोलेंगे क्यूएम में, मैथ में सिखाते हैं ये तो। अच्छा 4579 में तो मेरे कैलकुलेटर मुझे, ये जो मतलब लफाज ये पसंद आया, मेरे कैलकुलेटर मुझे बताओ। हाँ कहानी याद आ गई, छोटे में पढ़ते थे ना, वो कोई शहजादी होती थी पूरी दुनिया में बड़ी खूबसूरत, वो आईना होता था उसका, वो कहते थे बता आईने इस दुनिया में मेरे से खूबसूरत कोई है। तो वो बेचारी किसी मुलाजमा की बेटी होती थी, उसकी तस्वीर आ जाती थी, वो फिर कहानी आगे चलती थी ऐसे, ठीक है। हसद बुरी बुला, उसका नतीजा ये निकला है हसद बुरी। हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई यूनिक सलाहियत दी है। अब हमें पता नहीं चलता, कभी कभी बगैर पता चले मर जाते हैं, ऐसे भी होता है। बहरहाल चले, तो वो कोशिश करनी चाहिए ढूंढने उसको। तो प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट कितने हैं? 30820। हाँ जी। अब हमने इसको मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करना है। 14,300 को मटेरियलिटी के साथ कंपेयर नहीं करना, बल्कि इसमें भी गलती बोले, अब सुनने सही, हमने प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट को सैंपल में स्टेटमेंट को नहीं कंपेयर करना, प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करना है। ये हुआ टेक्निकल कंसेप्ट, समझ रहे हैं? क्योंकि एरिया लेवल पे जब काम करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मटेरियलिटी कौन सी यूज करते हैं? परफॉर्मेंस। तो याद रखें आपने, अगर किसी एक केस स्टडी थी उसमें उसने सैंपल में स्टेटमेंट को मटेरियलिटी के साथ कंपेयर कर लिया, हमने कहा भैया तुमने एक नहीं दो गलतियां की है। नंबर एक, सैंपल में स्टेटमेंट ही प्रोजेक्शन करो, और दूसरा मटेरियलिटी के साथ कंपेयर नहीं करना, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ कंपेयर। ठीक है जी। तो फिर आपने प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है। इसे वैसे अगर क्वेश्चन में जो भी मटेरियलिटी लेवल दिया हुआ ना, तो उस पर कंपेयर कर लीजिएगा। उस वक्त ये ना कहिएगा भैया तुमने मुझे ओवरऑल दिया है, हमारे सर ने कहा था परफॉर्मेंस, नहीं, आपको पता है क्वेश्चन में फिर जो दिया हो ना उसके मुताबिक ही चलते हैं, लेकिन उसूल पता होना चाहिए आपको। तो इसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कंपेयर, अगर उससे कम हुआ करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट उस गिवन मटेरियलिटी जो क्वेश्चन में दिया उससे ज्यादा हुई तो मिस स्टेटमेंट है, फिर हो सकता है आपका ओपिनियन क्वालिफाई हो। भाई बात समझ आई? ये समरी समझ आई? समरी में चारों चीजें समझ आई? ये जो मिस स्टेटमेंट होते होते रह गई है ये समझ आई? ये जो स्कोप लिमिटेशन होते होते रह गई है ये समझ आई? और जो मिस स्टेटमेंट होते होते हो गई है ये भी समझ आ गई ना? इससे फिर हमने प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन को फिर मटेरियलिटी के साथ कंपेयर किया, फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया। डन? कोई प्रॉब्लम थी इसमें? आज के दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव इजी थे, ठीक है। हाँ बहरहाल आपने केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है, कर भी रहे होंगे, आइंदा भी करनी है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी है कोई? अच्छा बच रहे थे इससे? नहीं यार इतना जालिम नहीं हूं मैं, थोड़ा सा हूं लेकिन इतना नहीं हूं। चलिए आज का लेक्चर है। हाइब्रिड क्लास वाले अभी नहीं जाएंगे, हाइब्रिड क्लास में मैं आ रहा हूं, जरा उनका भी हाल अहवाल दरियाफ्त कर लें। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।